बात बात पर गाली देने वाली सास। नासिक में एक घर था जहाँ रहती थी फूलमती देवी, जो मोहल्ले भर में अपने तीखे बोल के लिए जानी जाती थी। कहते हैं उनसे बहस करने वाला कोई अब तक बिना गाली सुने नहीं गया था, क्योंकि गालियां तो जैसे फूलमती देवी की जुबान पर चढ़ी रहती थी। उनका नाम भले ही फूलमती था, लेकिन उनके मुंह से हमेशा गालियां ही झड़ती थी। फूलमती देवी का एक बेटा था अभिषेक, जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। फूलमती देवी की बहू शीतल पढ़ी लिखी लेकिन दिल से संस्कारी थी। उसे नहीं पता था कि उसका नया घर इतना तेज तर्रार निकलेगा। और सास तो बिना गाली के बात ही नहीं करती थी। एक रोज रसोई में शीतल चाय बना रही थी। माँ जी को पहले चाय दूंगी, फिर अभिषेक को बुलाऊंगी, फिर हम दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे। वो ये सब सोच रही थी कि तभी बाहर से सास फूलमती देवी की आवाज आती है। अरे बहू, अभी तक चाय नहीं बनी। सूरज सिर पर चढ़ाया और तू अभी भी खटर पटर कर रही है। तेरी चाय आज मिलेगी भी या नहीं? मुई के हाथ में जैसे जान ही नहीं है। बस माँ जी, बन ही गई। चाय में अदरक डाली है, आपकी खांसी के लिए अच्छी रहेगी। ओहो, अब तू डॉक्टर भी बन गई। हमारी खांसी तू देखेगी। पहले ठीक से चाय बनाना तो सीख ले। निकम्मी छिछोरी, काम की न काम की। छे। अच्छा सुन, अब चाय के बाद नाश्ते में कुछ बढ़िया सा बना लेना। और सुन, साफ सफाई हो गई क्या घर की? हो गई हो तो फिर मैं पूजा पाठ कर लूं। जी माँ जी, बस अभी कर देती हूँ। ये आजकल की लड़कियां भी ना एकदम निकम्मी हैं, अभी तक नहीं की। अरे बहू, जी माँ जी कहकर काम तो नहीं होगा। हाथ पैर चला ले बहू। तेरे जैसी बहुएं तो पहले दिन से ही घर की सूरत बिगाड़ देती हैं। चल जा, अब जल्दी जल्दी से सफाई कर और फिर नाश्ता बना ले, कामचोर कहीं की। अपनी सास की बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू भर आते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती, बस सिर झुका लेती है। उसकी यही आदत थी। वो बात बात पर शीतल को भी कुछ न कुछ सुनाती रहती। फिर एक शाम अभिषेक कमरे में बैठा मोबाइल देख रहा था। शीतल चुपचाप कपड़े तय कर रही थी। क्या हुआ सुमन, दिन भर कुछ बोलती नहीं दिखी? सुबह से इतनी गुमसुम हो, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस माँ जी थोड़ी नाराज थी। अरे वो तो हर किसी से नाराज रहती हैं, तो दिल पे मत लिया कर। पर राजेश, वो मुझे बहुत बुरी बातें कहती हैं, यहाँ तक कि गालियाँ भी देती है। मैं कोशिश करती हूँ उन्हें खुश रखने की, पर उन्हें हर चीज में खोट दिखता है। मुझे पता है सुमन, पर मैं क्या करूँ? माँ को समझाना आसान नहीं है। बचपन से यही आदत है उनकी। गुस्से में बहुत बोल देती हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। भले ही वो दिल की बुरी ना हो, पर उनके शब्द दिल को बहुत चोट पहुंचाते हैं अभिषेक। ऐसा कहते हुए शीतल की आंखें भर आती हैं, लेकिन अभिषेक भी अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज कमला चाची घर आती हैं। फूलमती देवी बाहर खाट पर बैठी है और शीतल अंदर आटा गूंथ रही है। अरे फूलमती देवी, कैसी चल रही है नई बहू से? अरे मत पूछ, एकदम धीमी मशीन है ये लड़की। न बात का जवाब, न ढंग से काम। बस जी माँ जी करवाते रहो इससे। मैं तो कहती हूँ इन कमबख्त आजकल की लड़कियों के बस की बात कुछ नहीं है। अरे फूलमती देवी, यही तो अच्छी बात है, जवाब नहीं देती। नहीं तो तू जानती नहीं, आजकल की बहुएं तो उल्टा बोल देती हैं। लेकिन इतनी चुप बहू भी बर्दाश्त नहीं होती। घर में सन्नाटा छा गया है, जैसे इस मुई के होठ ही किसी ने सिल दिए हो। अंदर से शीतल सब सुन लेती है, पर वो चुप रहती है। लेकिन कमला सब जानती थी, क्योंकि उसकी बहू कितनी तेज और हर बात पर उसे पलटकर जवाब देने वाली थी, इसलिए उसे ये बड़ा अच्छा लगता है। बिटिया, बुरा मत मानना। तेरी सास की जबान थोड़ी कड़वी है, पर दिल सीधा है। लेकिन तू अपनी सास की बात सुनकर बुरा मत मानना। चाची, मैं कोशिश करूंगी कि वो मुझसे खुश रहे। बस तू शांत रह, मीठे बोल से पत्थर भी पिघल जाते हैं। एक रोज फूलमती देवी बाजार सब्जी लेने जाती है। अरे वो देखो, फूलमती देवी आ रही है। अब देखो, हर सब्जी का रेट पूछेगी और फिर दाम सुनकर गालियाँ देगी। तभी फूलमती देवी उसके ठेले पर आती है। अरे ये करेले की सब्जी कैसे दी हरिया? 50 रुपए किलो चल रहा है अम्मा जी। क्या 50 रुपए किलो? हाय, इस मुँह बैंगन के भी भाव बढ़ गए। कमबख्त आजकल कुछ भी खाना कितना महंगा हो गया है। एक हमारा जमाना था जब सब सब्जियां मुफ्त में मिलती थी, लेकिन अब तो इन सब्जियों को तो जैसे आग लग रही है। आग लगे मर जाने तेरे इन करेलों को, नहीं चाहिए। अरे ओ बैंगन, तू बता, तेरे ये बैंगन कितने के हैं? अम्मा जी, ये बैंगन 40 रुपए किलो है। तू भी हरामखोर इसी की तरह बनता जा रहा है, बस लूटता रहे सबको। चल 1 किलो का दे, लेकिन 30 रुपए से ज्यादा 1 रुपया भी ना दूंगी, समझा?
ये लो अम्मा, ले जाओ 10 रुपए, भले ही कम दे देना, लेकिन ये गाली मत दो। सब्जी वाला उसे सब्जी दे देता है, लेकिन जैसे ही वो घर लौट रही थी तभी एक ऑटो वाला एक साइकिल वाले को टक्कर मार देता है, जिससे साइकिल वाले को थोड़ी चोट आ जाती है। हाय मर जानिया, मनहूस नालायक, मार डाल उस गरीब बेचारे को। मेरी क्या गलती है माँ जी, वही अचानक से आ गया। चुप कर नालायक, तो जैसे झूठों के सर पर तो 100 किलो जुएं छोड़ देनी चाहिए। नालायक, कमबख्त, बेशरम, मर जानिया, मुआ कहीं का। हे भगवान, इतनी गालियाँ सुनकर तो मेरे कानों से खून आने लगा। इससे तो अच्छा होता मैं ही इसकी साइकिल के नीचे आकर मर जाता। इसके बाद फूलमती देवी घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद फूलमती देवी को तेज बुखार हो जाता है। गालियां देने वाली जुबान अब चुप हो गई। माँ जी, थोड़ा पानी पी लीजिए, दवा खानी है। छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं होगा और दवाई तो मेरे गले से उतरती भी नहीं। नहीं माँ जी, आप ठीक हो जाएंगी। शीतल रात भर जागकर उनकी सेवा करती है, उनको दवा देती है। फिर 3 दिन बाद जब फूलमती देवी ठीक होती है तो उनका चेहरा नरम हो जाता है। बहू, तूने इतना किया मेरे लिए, जबकि मैं रोज तुझे कोसती थी। आप मेरी माँ जैसी हैं माँ जी, आपके लिए तो सब करूंगी। ये सुनकर फूलमती देवी की आंखें भर आती हैं। फिर अगले दिन सुबह वही रसोई, वही चाय, लेकिन इस बार सास का स्वभाव सुधरा हुआ था। बउआ, चाय में अदरक डाली है? जी माँ जी, हल्का सा डाला है। ठीक किया, पिछली बार भी बढ़िया बनी थी। बहू, मैंने बहुत गलत किया ना तेरे साथ। नहीं माँ जी, आप तो हमेशा मेरा भला चाहती हैं। नहीं बिटिया, सच कहूं तो मुझे अपनी जुबान पर शर्म आती है। मैंने अपने घर का सुख अपने शब्दों से जला दिया। तू चाहती तो पलटकर जवाब दे सकती थी, लेकिन तूने नहीं दिया। माँ जी, आपकी डांट ने मुझे मजबूत बनाया है, पर अब हम मिलकर इस घर को खुशियों से भर देंगे। तू मेरी बेटी जैसी है शीतल। तो अपनी बेटी से वादा कीजिए कि आज के बाद आप फिर कभी किसी को भी गाली नहीं देंगी। कुछ महीनों बाद गांव में हर कोई कहने लगा कि अब तो फूलमती देवी बदल गई हैं। अब तो उनके मुंह से गालियां नहीं, दुआएं निकलती हैं। कभी कभी जिंदगी में बदलाव गुस्से या जवाब से नहीं, सहनशीलता और प्रेम से आता है। शीतल ने अपनी सास की गालियां नहीं, बल्कि उनके दिल की तन्हाई सुनी, और उसी सुनने ने एक कड़वी जुबान को मीठा बना दिया। अनिल से शादी करना कविता की खुद की मर्जी थी, पर शादी के कुछ समय बाद ही अनिल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अनिल जिस कंपनी में नौकरी करता था वो कंपनी बंद हो गई, जिस वजह से अनिल को पैसों की तंगी हो गई। अब अनिल नौकरी ढूंढ रहा था, पर अभी तक उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। पैसों की तंगी ने कविता को चिड़चिड़ा बना दिया था। अब वो हर समय गुस्से में रहने लगी। कविता बहू, अनिल आ गया है, पानी तो पूछ ले। सुबह का भूखा है, खाना भी लगा दे। हाँ, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ और आपका बेटा कहीं का राजा है जो दासियों की तरह इनकी सेवा करती रहूं। रहने दो कविता, मैं खुद पी लूंगा, और खाना रहने तो मुझे पता नहीं, बिल्कुल भी भूख नहीं है। भूखों की भी कैसे खाने में जब गालियां मिलेंगी तो किसका मन करेगा खाना खाने का। नहीं खानी तो मत खाओ, रहो भूखे। एक तो तुमसे शादी करके पहले ही मेरी जिंदगी नरक हो चुकी है, ऊपर से तुम और तुम्हारी माँ मुझे भूखा रहने की धौंस देते हो। मेरे से चोंच नहीं होते मनाने के। मैं खा रही हूँ, भूख लगे तो खाना खा लेना दोनों। कविता अक्सर ही ऐसी लड़ाई करती रहती थी। रसोई में फालतू की गालियां देना, लड़ाई करना, दिन पर दिन उसकी यह आदत बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से घर में बहुत कलेश होने लगा था। कभी कभी तो कविता गुस्से में इतना आपा खो देती थी कि पड़ोसियों तक बात पहुंच जाती थी। अरे, ये आवाज मालती बहन के घर से आ रही है ना, उनकी बहू कितनी गालियां देती है। हाँ, बहुत खराब नेचर है उनकी बहू का, जब देखो दोनों से लड़ती रहती है। अरे बहू, धीरे बोल, तेरी गालियों की आवाज मोहल्ले तक पहुंच रही है, कुछ तो लिहाज कर। क्यों लिहाज करूं? अरे इस घर में आकर मुझे सुखी क्या मिला है? जब से आई हूँ गरीबी देख रही हूँ। अपने बेटे को तो कुछ नहीं कहती हो, पूरा दिन निठल्ला बनकर घूमता रहता है। सुबह बोला था घर में सब्जी खत्म हो गई है, पर शाम को फिर खाली हाथ आ गए। अब गालियां नहीं दूंगी तो क्या फूल बरसाऊंगी? कविता, मैं ढूंढ तो रहा हूँ नौकरी, तुम बार बार मुझे ताने क्यों देती हो? अगर खाना नहीं देना तो मना कर दो, मैं भूखा सो जाऊंगा। हाँ, मैं नहीं ला पाया सब्जी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी बाइक भी बेच दी है। पिछले महीने घर चलाने के लिए जो खर्च किया था वो बाइक बेचकर ही किया था। कहती हो तो मैं अपने आप को बेच देता हूँ। अनिल बेटा, परेशान मत हो, लग जाएगी नौकरी। बहू, इतना पति को तंग करना ठीक नहीं। अनिल पहले ही नौकरी न मिलने से बहुत परेशान है, ऊपर से तुम जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती हो। पड़ोसियों को तो मिर्च मसाला चाहिए होता है। दोनों पड़ोसन बहाने से आ गई। दोनों पड़ोसन को देखकर कविता गुस्से में कमरे में चली गई और अनिल घर से बाहर। अरे मालती बहन, कुछ हुआ है क्या? बहुत आवाजें आ रही थी।
हाँ, मुझे तो लगा जैसे भूचाल आया हो। भूचाल तो हमारी जिंदगी में आया है, पता नहीं क्या क्या बर्बादी देखनी बाकी है। अब तो मन करता है बस ऊपर चली जाऊं। सास की आंखों में आंसू आ गए। रोने से क्या फायदा मालती बहन, तुम्हारी बहू सच में बहुत बुरी है। हमें कहना नहीं चाहिए पर बहू को गालियां देना शोभा नहीं देता। कविता बहुत गालियां देने लगी है। हमने देखा है आपका अनिल दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। ये सब आपकी बहू की वजह से हो रहा है। उसे समझाओ कि लड़ाई ना करे। घर में लड़ाई करना, खाना बनाते समय गाली बकना सही बात नहीं है। इससे घर में दरिद्रता आती है। बहू को ये चीजें समझनी चाहिए। पड़ोस ने कुछ देर बैठकर अपने अपने घर चली गई। मालती ने कविता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कविता ने सास की बात को नहीं सुना। उसने अपनी आदत के अनुसार खाने के समय गालियां देना नहीं छोड़ा। एक शाम को कविता की बड़ी बहन ज्योति के घर एक पार्टी थी। ज्योति की सालगिरह का फंक्शन, जिसमें ज्योति ने कविता और उसकी फैमिली को भी बुलाया था। ज्योति बहुत पैसे वाली थी, इसलिए उसने अपनी शादी की सालगिरह का फंक्शन एक बड़े 5 स्टार होटल में रखा था। अरे वाह दीदी, हार सचमुच बहुत सुंदर है। बहुत महंगा दिखाई देता है। महंगा तो बहुत है, पूरे 10 लाख का है। ये तो एक गिफ्ट है। तुम्हारे जीजू मेरे लिए तो ऐसे बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं। पार्टी के बाद तुम्हें दिखाऊंगी। वैसे पिछले हफ्ते तुम्हारी भी तो सालगिरह थी। तुम्हें अनिल ने क्या तोहफा दिया? कविता झूठ बोल देती है। वो अनिल जी तो मेरे लिए सोने की चूड़ियां लाए थे। हाँ, ये वाली चूड़ियां। कविता, मेरे से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे पता ही चूड़ियां नकली हैं। बहन की बात सुनकर कविता शर्मिंदा हो गई। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली, पर घर जाकर उसने बहुत लड़ाई की। सिर्फ इस आदमी की वजह से आज मेरी अपनी बहन ने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरा झूठ पकड़ा गया। तुमने तो मुझे आज तक एक सोने की चीज नहीं खरीद कर दी। नकली चूड़ियां पहन कर गई थी। ज्योति दीदी पहचान गई। मुझे लगता है तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे ये नौकरी ढूंढनी होगी ताकि मैं इस घर को चला सकूं। कल सुबह ही नौकरी ढूंढने के लिए जाती हूँ। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुम बस मुझे सबसे ताने सुनवाते रहना। बहू बस करो, क्यों इतना बोल रही हो? रात के 2 बज रहे हैं। मोहल्ले वाले जाग गए तो बातें बनाएंगे। सास के बार बार कहने पर कविता थोड़ी शांत हुई और कमरे में जाकर सो गई। अनिल कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। अगली सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। कविता जब सोकर उठी तो उसने देखा अनिल बिस्तर पर नहीं था। उसने पूरे घर में अनिल को ढूंढा, पर उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। माँ जी, आपको पता है ये कहाँ गए हैं? सुबह सुबह कभी जाते नहीं है। तुमने रात को उसको बहुत सुना दिया। भगवान जाने सुबह सुबह कहीं निकल गया। मैं आवाज लगाती रही पर उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। बारिश तेज थी इसलिए मैं दरवाजे तक नहीं जा सकी। इतनी बारिश में सुबह सुबह कहाँ गए होंगे? क्या पता ऐसे ही टहलने ही निकल गए होंगे। आ जाएंगे अपने आप थोड़ी देर में। और इन्होंने जाना ही कहाँ है? इधर उधर खाली घूमकर लौट आएंगे। अनिल पूरा दिन घर नहीं लौटा। कविता को उसकी चिंता हो गई। कहा था मैंने बहू इतना मत सुनाया कर, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। तूने हमेशा अनिल को गालियां दी। बेचारा मेरा बच्चा इस समय इतनी तकलीफ से गुजर रहा था। तुझे तो अपने पति को ऐसे दुख के समय में साथ देना चाहिए था और तू उसी को ताने देती थी। अरे कैसा प्यार था ये तेरा। मैं उन सब नहीं लड़ूंगी, पर वो एक बार मिल तो जाए। पता नहीं कहाँ गए होंगे। माँ जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं उन्हें ढूंढ कर आती हूँ। मेरा मन घबरा रहा है। बहुत देर तक कविता अनिल को ढूंढती रही, पर अनिल उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं घर में और दीदी को अनिल जी के खोने की बातें ही बता सकती। मैं जानती हूँ कि सब मुझे ही सुनाएंगे कि मैंने अनिल जी से शादी क्यों की। अनिल जी, आप कहाँ हो? हे भगवान, मेरे पति से मुझे मिलवा दो। तभी कविता को वहाँ बने एक मंदिर की घंटी सुनाई दी। कविता हाथ जोड़ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी। उसने भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान जी, मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे पति पता नहीं कहाँ चले गए। उन्हें मुझसे मिला दो। भगवान, मैं जानती हूँ मैंने अपने पति को बहुत दुख दिया है। हमेशा उन्हें ताने दिए, पर अब मैं वादा करती हूँ मैं उन्हें कभी कोई ताना नहीं दूंगी। मैं उनसे कभी गलत शब्द नहीं कहूंगी। मैं अनिल जी से बहुत प्यार करती हूँ, बस गुस्से में थोड़ा बोल जाती हूँ। बेटी, चिंता मत कर। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगते हैं तो भगवान अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं। कविता ने आंसू पोंछे और प्रसाद लेकर जैसे ही मंदिर से बाहर जाने लगी, उसने मंदिर के कोने में उदास हालत में बैठे अनिल को देखा। कविता की आंखों से आंसू छलक गए और वो दौड़कर अनिल के पास आ गई। अनिल जी, आप यहाँ? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप बिना बताए चले गए। मेरे मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं क्या करता कविता, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरी वजह से तुम कितनी परेशान हो। घर पर मन नहीं लग रहा था, इसीलिए पूरा दिन यहाँ मंदिर में बैठा रहा ताकि मन को थोड़ी शांति मिल सके। अब मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और छोटी छोटी खुशियों से हंसते हंसते अपनी जिंदगी को जिएंगे। कविता ने भी अनिल के साथ नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया और फिर दोनों की मेहनत रंग लाई। कुछ ही दिनों में अनिल और कविता दोनों की एक अलग अलग ऑफिस में नौकरी लग गई। इसके बाद कविता के घर में संतोष और सुख शांति आई, तो जीवन में भी सुख समृद्धि अपने आप आ गई।